अब देखिए, पहली चीज तो ये समझिएगा कि जब भी कभी हम बात करते हैं पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर की, मान लीजिए कि कोई एक हाईवे है, उस हाईवे पर हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब उस हाईवे पर जब हम चलते जा रहे हैं तो जो रोड होती है, जो हाईवे की जो रोड बनती है वो कोल टार्ड रोड होती है, ठीक है। मतलब वो सीमेंट से बनाते हैं कुछ, उसमें कोल टार वगैरह मिक्स करके, जिसको कंक्रीट बोल देते हैं, कंक्रीट का एक मिक्सचर प्रिपेयर करके उससे वो रोड को प्रिपेयर करते हैं। तो होता क्या है कि उसकी भी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि जैसे सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो रोड बहुत गर्म होती जाती है। अच्छा, जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर कंडेंसेशन पार्टिकल्स का नहीं होगा, मतलब वहां पर मॉइस्चर्ड पार्टिकल्स नहीं होंगे, वहां पर जो है उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो वो मीडियम जो है वो बहुत खुला खुला होगा, ड्राई मीडियम होगा, जिसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। अच्छा, जितना जैसे अभी आज बारिश हुई है, तो बारिश होने के बाद क्या है कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम सूखे हुए कपड़ा, कोई सूखा हुआ कपड़ा आप पहनकर निकल जाएंगे, और फिर आप थोड़ी दूर, बारिश नहीं भी हो रही है, फिर भी आप थोड़ा दूर बाहर घूमकर और वापस आएंगे, तो आप देखेंगे आपका जो कपड़ा है जो आपने पहना है वो हल्का 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 मॉइस्ट हो जाएगा, हल्का हल्का गीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में हल्का सा मॉइस्चर रहता है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठते जाएंगे उतना ज्यादा हमको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिलता जाएगा। और जैसे जैसे हम किसी सड़क के नजदीक आएंगे तो उसके आसपास जो है वो बहुत हॉट सरफेस हो जाएगी। हॉट सरफेस होगी तो वहां पर पार्टिकल्स जो हैं उसमें एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा उसके आसपास, तो बिल्कुल ड्राई एटमॉस्फेयर होगा। तो जहां पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो डेंसर मीडियम हो गया, जहां एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है वो रेयर मीडियम हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम रोड पर जा रहे हैं और रोड के बराबर में या रोड से थोड़ी दूर पर, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो वो जो बड़े बड़े ट्रीज है ना, उन ट्रीज की इमेज दिखाई देगी हमको रोड पर। आप कहेंगे रोड पर कैसे दिखाई दे रही है वो इमेज? तो रोड है कोई शीशा थोड़ी है कि उस पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, कोई मिरर थोड़ी है, ठीक है, मिरर नहीं है। तो वो कैसे दिखाई दे रही है? ऐसा होता है कि जब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा 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 मॉइस्चर होगा, नीचे 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 जैसे आते जाएंगे तो मॉइस्चर खत्म होता जाएगा। यानी कि ट्रीज से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो डेंसर मीडियम से होते हुए रेयर मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, समझ गए? आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा ऊंचाई पर भी देखा जाए तो भी ऐसा नहीं होता कि मतलब मॉइस्चर हो बहुत ज्यादा, ऐसा थोड़ी है कि कहीं गीला गीला एटमॉस्फेयर है, ऐसा थोड़ी है। तो कुल मिलाकर यही है कि हम जैसे 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 फ्लोर पर भी हम ऊपर जाते जाएंगे ना, तो हमको थोड़ी हवा ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, भले ही कितना भी गर्म दिन क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी सी ठंडक लगने लगती है। तो एज कंपेयर्ड टू द लोअर लेयर, ऊपर वाली लेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब ऊपर से रेज ऑफ लाइट ट्री से टकरा के और नीचे की तरफ आती हैं, रोड तक पहुंचती हैं, तो आते आते क्या होता है कि रोड के नजदीक आते 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 इतना रेयर एटमॉस्फेयर हो जाता है कि जब रोड मान लीजिए यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर रोड है और रोड तक रे ऑफ लाइट आई, तो यहाँ तक आते आते इतना रेयर हो जाता है एटमॉस्फेयर, मतलब इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है कि वो नॉर्मल से इतना अवे भागने लगती है रिफ्रैक्टेड लाइट कि लगभग लगभग वो 90 डिग्री को भी पार कर जाती है, यानी कि वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ओरिजिनल मीडियम में ही, ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये रोड है, अब एक आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। और सेकंड वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवाया है आपने नोट कर लिया होगा, शायद समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया तो भी बता दूंगा, आ गया तो और क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैंने कहा कि ये रोड है, ये रोड है, और रोड के किनारे कहीं पर एक ट्री लगा हुआ है, हॉट सरफेस, रेयर मीडियम। तो मानो कि एक लेयर ये है
बहुत ज्यादा गर्म होगी, एक लेयर ये है थोड़ी कम गर्म होगी, एक लेयर ये है थोड़ी कम गर्म होगी, और ऊपर वाली लेयर्स होंगी थोड़ी ठंडी नीचे वाले के कंपैरिजन में। और मान लीजिए कि हम यहाँ से आ रहे हैं चलते हुए और यहाँ हमारी आई है, ऑब्जर्वर की आई यहाँ पर है, तो यहाँ से जो भी, अच्छा ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं इनको मैं बोल दूंगा डेंसर मीडियम। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको मैं डेंसर मीडियम बोल दूंगा। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ REL, रिलेटिवली कूलर लेयर, ये लिख लेना, उधर जगह नहीं बची है इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है, रिलेटिवली कूलर लेयर, नीचे वाली लेयर। हाँ, ये आंख ऊपर ऐसे बनाई, वैसे मैंने ट्री ना थोड़ा छोटा बना दिया, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। आंख ऊपर ऐसे बनाई कि इधर से हम किसी व्हीकल में बैठे हुए हैं, हमारी व्हीकल की इधर से हम आ रहे हैं, इधर से हम आ रहे हैं, बस के ऊपर बैठे हुए हैं, समझ लो कि व्हीकल की कुछ हाइट है, कुछ हमारी भी हाइट है, तो हमारे भी तो सर पर लगी हुई है ना आंख, ऐसे। तो यहाँ से ऐसे आई रे ऑफ लाइट, और ये हॉट सरफेस तक पहुंचते पहुंचते ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होके सीधे आंख में चली जाती है। तो हाँ, अब समझ जाओ ना बात को, भावनाओं को आप समझ ही जाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंख में चली जाती है। और जब ज्यादा ही रिफ्रैक्शन हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि जब और नीचे आती है ना रे ऑफ लाइट, तो क्या होता है कि इसी की एक इमेज भी बन जाती है ऐसे, जैसा भी बन रहा है ज्यादा ही। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से भी जो रेज ऑफ लाइट है वो भी सीधी आई में ही जाती है। तो हमको जो ट्री है, वो ट्री की एक उल्टी इमेज हमको ऐसा लगता है जैसे सड़क में बन रही हो, ठीक है, जबकि सड़क में कोई शीशा तो लगा हुआ नहीं है, तो इस वजह से बनती है ये। हाँ, असल में ना ऐसी इमेज इस वजह से नहीं दिखाई देती क्योंकि जो हाईवेज हैं, हाईवेज के किनारे अब उतने ज्यादा पेड़ वगैरह है नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद डेवलप हो जाएंगे। आजकल हाईवेज बहुत नए नए बन रहे हैं, तो उसके किनारे छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं, वो धीरे धीरे बड़े होने दो, क्योंकि अभी तो जब हाईवे पर जाते हैं ना तो बहुत गर्मी लगती है, धीरे धीरे जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ, वर्चुअली में एक नॉर्मल लाइट रे और उसको जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, हाँ, उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसके इंटरसेक्शन से बन रही है ना, उसके इंटरसेक्शन से बन रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई ट्री है, तो ये जो यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाई, ये क्या है कि इसमें से निकलने वाली जो नॉर्मल लाइट है, मतलब नॉर्मल जो रे है, वो सीधी ऐसे नीचे चली जाएगी, तो नीचे इमेज बन जाएगी ऐसे। मतलब ये रे ऐसे जाके ऐसे ही आ रही है और इसको असल में हाँ, इसको पीछे लेकर गए। एक्चुअल में है क्या कि ये तो नकली इमेज है, इसकी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, हमने क्या करा कि हम इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलेंगी इस ट्री में से, तो मैंने ना सिर्फ दो रेज ऑफ लाइट दिखाई हैं। एक तो वो जो यहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से होती होती रेयरर मीडियम तक जा रही है, लेकिन वो रेयरर मीडियम इतना रेयर होता चला गया कि अब उससे इतना ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा वो डेविएट कर रहा है, इतना डेविएट कर रहा है कि वो रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर वापस डेंसर मीडियम में चली जाएगी, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और देखनी है जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है ना, कि थ्रू लेयर्स ऑफ डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिएगा कि एटमॉस्फेयर में जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम 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 होता चला जाता है। मतलब जैसे ही हम डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, और जब हम रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। ठीक है, प्रूव करा जा सकता है इस चीज को, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा जब हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है ये? अभी एक पॉइंट और लिखवाऊंगा इसमें, बताइए जी ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अच्छा, कभी भी अगर लगता है ना कि इसमें कंफ्यूजन है हमें, तो याद रखना कि एटमॉस्फेयर का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे रेनबो आ जाएगा या ये मिराज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम ऊपर से नीचे जब रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यानी कि ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है, तो ऊपर से नीचे आ रही है, घट रही है ना,
ऊपर से नीचे आना मतलब डिक्रीज होना, तो याद रखना डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे से ऊपर जाना मतलब इंक्रीज करना, तो इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो लिख लो इसको अपनी सरल और आसान आसान भाषा में कहीं पर भी। नहीं पता, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। A stage is reached when the angle of incidence becomes a stage is reached when the angle of incidence becomes greater than the critical angle comma the rays are totally reflected. The rays are totally reflected. Next point. These rays reach the observer's eyes these rays reach the observer's eyes and he sees an inverted image of the object and he sees the inverted image of an object as if formed in a pond of water. As if formed in a pond of water. As if formed in a pond of water. ठीक है जी, उसके बाद ये दूसरा एप्लीकेशन था, उसके बाद तीसरा लिखें टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, कुछ ऐसे प्रिज्म भी हैं जिनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे होता है देखेंगे अभी। नोट करिएगा, आर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म right angled isosceles prism that is a 45 degree, that is a 45 degree, 90 degree, 45 degree prism is called a totally reflecting prism. Totally reflecting prism.
full stop. Whenever a ray falls normally on any face of such a prism, whenever a ray falls normally on any face of such a prism, क्या हुआ? On any face of such a prism, whenever a ray falls normally on any face of such a prism, comma, it is incident on the inside face at 45 degree. It is incident on the inside face. मिक्स्ड है इस टाइम जो हम कर रहे हैं ना एप्लीकेशन वाला पोर्शन, इसमें ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है या फिर ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद हाँ बोलो। ऑप्टिकल फाइबर वो होता है कि जिस फाइबर के थ्रू एक इमेज दूसरी जगह पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर आप ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल इंटरनेट में इंटरनेट it is incident on the inside face at 45 degree that is at an angle greater than the critical angle of glass. That is at an angle greater than the critical angle of glass. ब्रैकेट में लिख रहा हूं about 42 degree. About 42 degree. Hence this ray is always totally internally reflected. Hence this ray is always totally internally reflected. टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। देखिए क्या होता है कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में क्या होता है कि इसके ना 3 फेस होते हैं। एक फेस जो है वो क्या करता है कि मतलब जो हमको ट्रायंगुलर फेस जो उसका नजर आता है, तो उसमें क्या है कि 2 एंगल तो 45 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। तो जब 2 एंगल 45 डिग्री के हो गए तो खुद सोचिए कि ट्रायंगुलर फेस में तीसरा एंगल तो 90 डिग्री का ही होगा, तभी तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको 45, 90 और 45 डिग्री प्रिज्म बोल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि whenever a ray falls normally on any face of such a prism, ऐसे प्रिज्म के तीनों में से किसी भी फेस पर अगर कोई भी रे परपेंडिकुलरली ड्रॉप होती है तो वो उसके अंदर जाने के बाद में जो अपोजिट वाली साइड है उस पर जब गिरती है तो वो 45 डिग्री वाले एंगल पर टकराती है, ठीक है। अब वो कैसे टकराएगी अभी डायग्राम बनाकर बताऊंगा। और 45 डिग्री पर जब वो टकराएगी तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 42 डिग्री से ज्यादा। 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है किसका? ग्लास का। और ग्लास का 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बावजूद भी लाइट आर पार नहीं निकलेगी, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएगी, ठीक। तो वो चीज यहाँ पर हम 3 तरीके से अप्लाई करते हैं। एक तरीका ये है कि अगर इमेज सीधी है, वर्टिकल है, हम उसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहें। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है और मैं उसकी हॉरिजॉन्टल इमेज मतलब लेना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ प्रिज्म का। दूसरा,
कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और मैं उसकी इन्वर्टेड इमेज लेना चाहूँ तब हो सकता है। और तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि सीधे ऑब्जेक्ट पर इन्वर्टेड इमेज मिले लेकिन लाइट रेज डेविएट ना हो, लाइट रेज वैसी की वैसी रहे। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं। अब 3 एप्लीकेशंस किस तरीके से इसमें करेंगे हम वो देखना है। पहला आप लिखेंगे, देखिए क्या है, जो ग्लास है ना, ग्लास हमारे 2 तरीके के हैं। एक तो है डेंस फ्लिंट ग्लास जिसका 37.31 डिग्री है, दूसरा है क्राउन ग्लास जिसका 41.14 डिग्री है। तो दोनों ही केसेस में आप ये देखिए कि 42 डिग्री हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया, कि 42 भी मानो तो 45 तो उससे ज्यादा ही है। ठीक, और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सिर्फ बोलने का नहीं है, अभी डायग्राम भी बनाकर देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें हम लिखेंगे these prism may be used in 3 ways. These prisms may be used in 3 ways. First लिखिएगा to deviate a ray through 90 degree. To deviate a ray through 90 degree. बस बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, नोट करिएगा। As the light is incident normally, as the light is incident normally on one of the faces, normally on one of the faces containing right angle, containing right angle, it enters the prism without any deviation, full stop. It is incident on the hypotenuse face at an angle of 45 degree. It is incident. It is incident on the hypotenuse face at an angle of. It is incident on the hypotenuse face at an angle of 45 degree. ब्रैकेट में लिखेंगे greater than IC of glass. IC मतलब critical angle, greater than critical angle of glass, and hence
टोटली internally reflected और ब्रैकेट में लिखिएगा एज शोन। एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। ये प्रिज्म है, इसको बोल दीजिए पी क्यू आर। पी क्यू आर। और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं और इस पर जा रही हैं। तो हमने कहा कि एक रे ऑफ लाइट ये गई इस पर, ठीक है। अच्छा, अब जब ये रे ऑफ लाइट, अब अगर मैं भूल जाऊं कि आगे ये कोई प्रिज्म है, मैं भूल जाता हूं, लेकिन जो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर एंटर कर रही है, तो ये तो परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है। जब परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है तो विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, ये यहाँ पर टकराएगी ऐसे, ये टकराई इस जगह। अब हमने क्या करा कि जब ये टकराई यहाँ पर, तो ये एक तरह से क्या हो गई कि ये यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रही है। इस वाले फेस के लिए ये इंसिडेंट रे, इस वाले फेस के लिए ये यहाँ से यहाँ तक वाली रे इंसिडेंट रे थी, तो विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। अब मैंने कहा कि अब जब ये इंसिडेंट रे बन गई इस फेस के लिए, जब ये इंसिडेंट रे बन गई, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, नॉर्मल बनाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, और बेटा ये भी 45 डिग्री है। तो होता क्या है, हमें ना एक रूल पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस वाली लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और इस वाली लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी 45 डिग्री होगा। समझ गए कि नहीं, दोबारा बताऊं। आप ये देखिएगा कि इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो इस वाली लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए और इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, तो उनके बीच का एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल इस वजह से 45 डिग्री आ गया। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ये 45 डिग्री हो गया। उसके वो बाद नीचे देखिए, वाला पार्ट कट हो गया। अच्छा लो, तो मैं ठीक पहले। अब ठीक है। यस। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं, टोपी उतार के बात कर रहा है। चलिए जी, अब देखिएगा, तो ये अब यहाँ पर क्या है कि ये 45 डिग्री एंगल है। तो ग्लास के केस में क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। अब ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये 42 डिग्री से बड़ा है। तो फिर इसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी कि ये लाइट रे इसको पार करके बाहर हवा में नहीं जाएगी, ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल क्या रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई जब ये 45 डिग्री है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल 45 डिग्री ही होगा। क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री बन रहा है ये, और 45 डिग्री ग्लास का प्रिज्म है। ग्लास में 42 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल। क्या हुआ, उसे बता तो रहा हूँ पहले। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। तो अगर 42 डिग्री से ज्यादा है एंगल, इंसिडेंस एंगल अगर 42 डिग्री से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक अगर समझ में आ गया। हाँ बोलो। मुझे एक हल्का फिर से समझा दो। दोबारा बता रहा हूँ अभी। आप ये देखिएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर। तो जब 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करेगी तो विदाउट एनी डेविएशन अंदर चली जाएगी। फिर जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। तो इस वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो, और इस वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में भी एंगल 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो जब ये 45 डिग्री का एंगल बन गया तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। 42 डिग्री होता है ग्लास का क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस वजह से ये रे ऑफ लाइट यहाँ बाहर निकलने की बजाय यही इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। ये 45 है तो ये 45 है, तो आपका रिफ्लेक्शन हो गया पूरा 45 प्लस 45 90 बन गया। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसी। अब जब ये स्ट्रेट लाइन बनी तो अब ये ग्लास के इस वाले फेस पर इंसिडेंट होगी, और जब 90 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट होगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ऐसे ही बाहर निकल जाएगी, निकल गई। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ पर बाहर निकली। ऐसे ही मैंने क्या करा कि ये जो इसका बॉटम है, बॉटम से भी एक रे ऑफ लाइट ली, तो इसका भी बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ स्ट्राइक करेगी वही 45 डिग्री पर, और ये भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होकर ये आपका टॉप वाली लाइन कहाँ पर है, यहाँ, तो टॉप इधर बन जाएगा और बॉटम इधर बन जाएगा। इसको बोल दीजिए ए बी। देखिए ये ए से निकलने वाली लाइट है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई यहाँ आ गई, तो ए क्या है, इसका टॉप है ऑब्जेक्ट का, तो ए डैश यानी कि इमेज का टॉप यहाँ बन गया, और ये इसका बॉटम है, तो ये लाइट ऐसे जाकर यहाँ आ गई, तो इसका बॉटम यहाँ बन गया ए डैश बी डैश। तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट था वो अब, सॉरी जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट था वो अब हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। बताइए बेटा, क्लियर है ऑनलाइन वालों को? यस सर, यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए जी अगला एप्लीकेशन बस अभी देख रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, नोट कर लिया भाई उत्कर्ष? 1 मिनट का मतलब एकदम तुरंत, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो, टू इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज, हाँ to invert an image with deviation of rays through 180 degree. Through 180 degree. To invert an image with deviation of rays through 180 degree. अब इसमें नोट करें, as shown in figure, the light is incident normally on the hypotenuse face. अब क्या है कि अब जो लाइट रे है ना, जैसे यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर वाला फेस था, तो चाहे इसको परपेंडिकुलर वाला फेस बोल दो चाहे इसको बोल दो, ठीक है। लेकिन ये जो बचा है तीसरा फेस, हाइपोटेन्यूस फेस, अब लाइट रे जो है वो हाइपोटेन्यूस फेस पर इंसिडेंट होगी। ठीक, तो नोट करें, as shown in figure, the light is incident normally on the hypotenuse face. The light is incident normally on the hypotenuse face. It first suffers total internal reflection. It first suffers अगर इसमें से कोई व्हाइट लाइट पास करो तो उसकी बिल्कुल सीधी 7 कलर में बदल जाती है। तो अगर हम ऐसे इस वाले केस में हमें तो नीचे बेस की साइड से नहीं, ऐसा होता है कि वो जो होता है ना, वो
इस तरीके से होता है कि जो बेस है ना प्रिज्म का, जो बेस है, प्रिज्म का जो बेस है, बेस को पहले ग्राउंड पर लगाना होता है, ग्राउंड पर सेट करना होता है, और फिर यहाँ पर परपेंडिकुलरली नहीं, एट एन एंगल व्हाइट लाइट को डालना होता है। जैसे यहाँ तो मैं परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करवा रहा हूँ, तो एट एन एंगल व्हाइट लाइट जब स्ट्राइक कराएंगे तो तब वो डिस्पर्स होगी। परपेंडिकुलरली अगर उसको कराओगे तो वो एज इट इज निकल जाएगी। परपेंडिकुलर के केस में कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, डेविएशन नहीं होगा। अगर हम दूसरी मैं आऊंगा, अभी डिस्पर्शन वाला टॉपिक है, प्रिज्म पर ही मैं आऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि प्रिज्म को यूज करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे अचीव करा जा सकता है, ठीक है, प्रिज्म को यूज करके कैसे करा जा सकता है। ऐसा है कि इसी प्रिज्म में डिस्पर्शन भी हो जाएगा, यही सेम प्रिज्म होगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे एट एन एंगल व्हाइट लाइट डालनी पड़ेगी। एंगल पर डालनी पड़ेगी, 90 डिग्री पर नहीं, ठीक है भाई। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा ही इस वजह से है कि इससे जितनी भी रेज ऑफ लाइट जाए वो इस पर परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो, इस वजह से ऐसे रखा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, शोन इन फिगर द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द हाइपोटेन्यूज फेस, इट फर्स्ट सफर्स TIR from one shorter phase, it first suffers TIR from one shorter phase and then from the other shorter phase. Then from the other shorter phase, the final beam emerges. Next point में लिखेंगे the final beam emerges from the hypotenuse phase parallel to the incident beam of light, parallel to the incident beam of light. अब देखिएगा, इसको बोलिए P, ये Q और ये R, PQR, ये हो गया। यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा इस तरह से AB, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री वाला एंगल मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। और अब हम इसको, ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट्स हैं वो हाइपोटेन्यूस वाले फेस पर इंसिडेंट हो, हाइपोटेन्यूस वाले फेस पर टकराएं, ठीक। तो चलिए, एक रे ऑफ लाइट इस पर ऐसे परपेंडिकुलरली गई, जब परपेंडिकुलरली गई तो यहाँ तो डेविएट ये होगी नहीं, सीधी चली जाएगी, सीधी जाएगी तो यहाँ पर टकराएगी। कितने एंगल पर टकराएगी ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल, ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री पर ही टकराएगी, और रिफ्लेक्ट बैक भी 45 डिग्री पर होगी। यहाँ आ गई, यहाँ पर आने के बाद में अगेन कितने एंगल पर टकराएगी, फिर से 45 डिग्री पर, नहीं समझे। अगर यहाँ पर 45 डिग्री पर कैसे टकरा रही है कि यहाँ पर नॉर्मल ऐसे बना ली मैंने, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये इंसिडेंट लाइट है,
नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगी 45। क्यों? क्योंकि इस वाली लाइट और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। तो ये जो नॉर्मल है ये इस वाली लाइन पर नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ये वाली जो लाइन है, सॉरी ये वाली लाइन, एक मिनट, इसको कैसे आपको बताऊं मैं। फिर हमें समझ आ गया कौन सी साइड कैसे कैसे आ गया। कैसे आ गए तो बताओ। तो वहाँ पर 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर दिए हाँ और ऊपर वो क्यू के पास एंगल PQR में 45 डिग्री है। हाँ तो वो एंगल की प्रॉपर्टी है, जो नया एंगल बन रहा है हमारा PQ लाइन पे, जो हमारी ए से निकलने वाली रे टकरा रही है तो 45 डिग्री ए से निकलने वाली रे जो PQ साइड में टकरा रही है, PQ पर टकरा रही है, 45 पर टकरा रही है ना। वो वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसका मतलब ऊपर वाला हाँ क्यू की साइड वाला, अच्छा इधर वाला, हाँ ओके ओके। वो 90 डिग्री टकराया, हाँ। 45 वो 45 डिग्री, और नॉर्मल से टोटल 90 डिग्री है, तो फिर बचा हुआ एंगल वो 45 डिग्री का हो जाएगा, जो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पता है। एक मिनट रुको, लेकिन इस पर परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। और इस पर परपेंडिकुलर कुछ है नहीं, ठीक है। हमने क्या करा कि ये किसी एंगल पर टकराया, यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, देखिए ऐसा है कि ये किसी एंगल पर टकराया, मुझे पता नहीं किस एंगल पर टकराया। अब क्या है कि यहाँ से टकराने पर, जब ये टकराया जिस भी एंगल पर टकराया, टकराने के बाद हमने देखा कि लाइट रे यहाँ से बाहर नहीं निकली, यहाँ से बाहर नहीं निकली, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो हमने वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो हम ये समझ गए कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। तो ये वाली लाइन जो है ये इस वाली लाइन पर नॉर्मल, और ये तो नॉर्मल इस वाली लाइन पर है ही, तो इन दोनों के बीच में 45 बनेगा एंगल, तो यहाँ भी 45 ही बनेगा। दोबारा से समझे? इस वाले को, हाँ ये वाला जो पॉइंट है, चलिए चलिए ठीक है, एस दे दिया, टी बोल दिया, हाँ एस टी पी, ये 45 होगा, 45 45, ये भी 45, हाँ चलो ठीक है, समझ गया ना। बताइए, तुम अपने तरीके से समझ गए, तुम अपने तरीके से सबको समझ में आ गया। अब आप ये देखिएगा कि इसी तरीके से यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकली वो यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करेगी 45 पर, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ऐसे आ गई, और इस तरह से आप ये देखिए कि टॉप वाली जो लाइन थी वो तो इधर आ गई, तो ए डैश बी डैश इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी, ए डैश बी डैश इन्वर्टेड इमेज ऐसे मिल जाएगी। समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, Yes, इतना sir. कर लीजिए। एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है बस, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। सर इसका चैप्टर खत्म। अभी तो शुरू है, खत्म कैसे हो जाएगा? हाँ लिख लो, मुझे समझ में नहीं आया, ढींगरा था क्या ये? हाँ सर मैं ही था। ये ढींगरा जानबूझकर ऐसी बातें करता है ये। नहीं नहीं सर, आपने बोला ना कि टॉपिक रह गया। ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद। ओहो सर, सॉरी सर। सर हाँ बोलो। सर आपने कल की रिकॉर्डिंग भेज दी? हाँ भेज दी भेज दी। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ओके, एक मिनट। थैंक यू सर।